हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे। इसकी पहले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अध्याय 2 है। अध्याय 2 के अंदर जो चैप्टर का नाम दिया है वो दिया है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। मतलब आखेट और खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक की कहानी हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो प्राचीन काल में आदि मानव हुआ करते थे, वो लोग आखेटक हुआ करते थे, भोजन संग्रह किया करते थे। संग्रह किया करने का मतलब है कि जंगलों से भोजन इकट्ठा करके फिर अपना गुजारा करते थे, साथ ही साथ शिकार भी किया करते थे। तो किस प्रकार से उन लोगों ने भोजन को संग्रह करने से लेकर भोजन को उत्पादन करने तक की प्रक्रिया की, इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, भोजन उत्पादक तक यानी कि कृषि, किस प्रकार से लोगों ने शिकार के बाद कृषि को अपना लिया। तो इन सब चीजों पर आज हमारी चर्चा होने वाली है। हमेशा की तरह ये चर्चा शुरू होगी एक सवाल से, और इस बार जो सवाल है वो तुषार का सवाल है। तुषार का सवाल कुछ इस प्रकार से है। तुषार अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा था और वो जा रहा था दिल्ली से चेन्नई। रेल में उससे खिड़की वाली सीट मिली थी और जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेजी से दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। मतलब उसके चाचा ने उससे कहा कि ये जो रेल पे हम लोग यात्रा कर रहे हैं ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 150 साल पहले रेल को बनाया गया था। आपको भी पता है कि रेल का आविष्कार अंग्रेजों के टाइम हुआ था। ठीक है, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, मतलब रेल के बाद कुछ समय बाद बस आई। समझ। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, बस नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, एरोप्लेन्स नहीं थे, तो वे यात्रा नहीं करते थे क्या? क्या वे एक ही जगह रहते थे? ठीक है, क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? तो ऐसी बात नहीं है। ये चीज रही जो है तुषार का सवाल हो गया। अब हम बात करेंगे तुषार के सवाल से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। चलिए, तो सबसे पहले जो बात हम करने वाले हैं वो है कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर घूमते क्यों थे। इसी बात पर अभी चर्चा होने वाली है। ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप का मतलब मैंने बताया था कि 6 देशों को उपमहाद्वीप के अंतर्गत रखा जाता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये 6 देश जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप कहलाते हैं। तो हम उनके बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लगभग 20 लाख साल पूर्व या लाखों साल पूर्व नर्मदा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में लोग निवास किया करते थे। ठीक है, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। और वो लोग क्या थे? आखेटक थे यानी कि शिकारी थे, और खाद्य संग्राहक यानी कि जंगलों से फल फूल इकट्ठा करके खाने वाले हुआ करते थे। ठीक है, तो भोजन का इंतजाम करने की इस विधि के आधार पर ही हम इन्हें इस नाम से पुकारते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लोग आखेट करके, आखेट अर्थात कि जंगलों से शिकार करके और जंगलों से फल कंद मूल इकट्ठा करके ही अपना जीवन यापन करते थे, भोजन का इंतजाम करते थे। अतः इन्हें जो है आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा जाता है। तो इस बात से क्लियर हो गया होगा। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मतलब भोजन के लिए वे लोग क्या करते थे? जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे और चिड़िया पकड़ते थे।
ठीक है, इस वजह से इन्हें आखेटक कहा जाता था। और फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे ये सब इकट्ठा किया करते थे, इसकी वजह से इन्हें खाद्य संग्राहक कहा जाता था। ठीक है, खाद्य संग्राहक कहा जाता था। चलिए, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और ऐसा करने के कई कारण थे। मतलब कि ये जो आखेटक थे, ये जो खाद्य संग्राहक थे, ये अस्थायी निवास में नहीं रहा करते थे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ये घूमते रहते थे। और घूमने के अब अलग अलग कारण थे। क्या कारण थे, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे। मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्तियों का समूह खाद्य संग्राहक है, उस टाइम की बात हम कर रहे हैं, और वो एक ही जगह पे लंबे समय तक रह रहा है, तो उसे रोज भोजन चाहिए होगा, और रोज भोजन के लिए वो रोज शिकार करेगा। ठीक है, और रोज जो है जंगलों से चीजों को इकट्ठा करके खाएगा। और इस प्रकार से एक समय ऐसा आएगा जब वहां की सभी चीजें समाप्त हो गई होंगी, सारे जानवर समाप्त हो जाएंगे, और सभी जंगल के जो उत्पाद है वो भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही जगह पर अगर ज्यादा दिन तक रहे, तो वहां पे जितने भी फल है, जानवर है, इन सबको खाकर वो समाप्त करेगा। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर फिर जाना पड़ता था। तो पहली यात्रा का कारण हो गया भोजन की तलाश। भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, कि जानवर अपने शिकार के लिए, या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मतलब कुछ ऐसे जानवर हैं, जैसे कोई बाघ हो गया, या कोई दूसरा जानवर हो गया, भेड़िया हो गया या भालू हो गया, तो ये क्या करते थे कि शिकार के पीछे पीछे कहीं जाया करते थे, शिकार के लिए कहीं जाया करते थे। या कुछ ऐसे जानवर जो चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो दूसरा कारण यह है शिकार के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति शिकार के लिए निकलता है और वो किसी जानवर को देखता है कि वो घूम रहा है, ठीक है, तो उसका पीछा करते करते वे लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। तो ये हो गया दूसरा, शिकार के लिए। पहला हो गया भोजन की तलाश में, दूसरा शिकार के लिए कभी कभी दूर दराज के इलाकों में भी लोग निकल जाया करते थे। अगर बात करें हम तीसरे कारण की, तो तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल लगने के मौसम अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि भारत में या कहीं पर भी पेड़ों पर जो फल लगने के मौसम होते हैं वो हमेशा नहीं रहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर सीजन में फल लगते हैं अलग अलग टाइप के पेड़ों पर। ठीक है, तो फल फूल लगने के मौसम अलग अलग होते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, तो जिस मौसम में जहां पर फल फूल लगने का समय आया है, लोग उस मौसम में वहां पर जाकर जो है फल फूल इकट्ठा किया करते होंगे। ठीक है, चलो चौथा लास्ट कारण क्या है वो देख लेते हैं। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। यदि हम बात करें कि पानी पानी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि पुराने जितने भी प्राचीन मानवों के साक्ष्य मिले हैं या शहर मिले हैं, जो भी मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें जो भी पता चलता है, वो पता चलता है कि जितनी भी नदियां थी, सॉरी, जितने भी इलाके थे, वे सभी नदियों के किनारे ही बसे हुआ करते थे। ठीक है, तो चौथा कारण यह है कि पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है, और पानी झील, झरने या नदी में ही मिलेगी। तो कई नदियां और झीलें पानी कभी नहीं सूखती है। मतलब कई नदी ऐसी हैं जिनका पानी कभी नहीं सूखता है, कई झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है, तो वहां तो लोग आराम से एक ही स्थान पे रह सकते हैं। लेकिन कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है, लेकिन कुछ नदी ऐसी हैं जो बारिश के बाद ही उसमें पानी आता है। ठीक है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे जो लोग रहे होंगे वो सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर चले जाते होंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लोग यात्रा क्यों कर रहे थे उस समय। लोगों के यात्रा करने के चार मुख्य कारण हैं। पहला है भोजन की तलाश में, दूसरा है शिकार के लिए, तीसरा है कि मौसम के अनुसार अलग अलग इलाकों में फल फूल इकट्ठा करने के लिए, और चौथा कारण ये है पानी की तलाश में। ठीक है, तो ये चार कारण थे प्राचीन लोगों के यात्रा करने की। तो जो तुषार का सवाल हमने ऊपर देखा, तुषार ने सोचा कि क्या जब तेज रफ्तार की गाड़ियां नहीं थी तो लोग यात्राएं नहीं करते थे,
लोग क्या एक ही जगह हमेशा रह जाते थे? तो इस बात का जवाब हमें मिल गया है कि नहीं, तब भी लोग यात्रा करते थे। हालांकि ये यात्राएं जो हैं पैदल हुआ करती थी, इसके लिए किसी सवारी की जरूरत नहीं थी और इतनी दूर की भी यात्रा नहीं होती थी। थोड़ा सा आसपास के इलाकों में लोग यात्राएं किया करते थे। चलिए, अब आगे हम बात करें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। हमने इतना तो जान लिया कि आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसा उनका जीवन यापन करने का तरीका था, ये सब चीजें हमने जान ली। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद किसको कहते हैं? वो इंसान, वह व्यक्ति जो क्या करता है, प्राचीन वस्तुओं को ढूंढता है और उनके ऊपर शोध करता है, उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ठीक है, कुछ ऐसी वस्तुएं हाथ लगी हैं पुरातत्वविदों को जिससे ये पता चलता है कि ये जो वस्तुएं हैं ये आखेटक और खाद्य संग्राहकों की है। ठीक है, आखेटक और खाद्य संग्राहक, जैसे मान लीजिए कि कोई औजार मिलता है, लकड़ी का पत्थर का औजार मिलता है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग प्राचीन समय में रहते थे वो इसी प्रकार के औजारों का प्रयोग शिकार के लिए किया करते थे। तो कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं पुरातत्वविदों को जिनका निर्माण आखेटकों ने किया था और जिनका उपयोग वे किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हो। ऐसा संभव है ना कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों के, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाए हो। कारण ये है कि लकड़ियां, पत्थर और हड्डियां इजिली अवेलेबल थे उस समय धातु की तुलना में, क्योंकि धातु की खोज अभी तक हुई नहीं थी। तो आरंभिक मानव जो है उन्होंने क्या किया होगा, लकड़ियों से अपना औजार बनाया होगा, पत्थरों से अपना औजार बनाया होगा और यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों से भी अपने औजार को निर्मित किया होगा। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। देखिए, लकड़ी के औजार हो सकते हैं कि समय के साथ साथ खराब हो जाए, हड्डियों के औजार भी समय के साथ खराब हो जाए, लेकिन पत्थर के जो औजार थे वो आज भी बचे हुए हैं। तो इससे हमें अनुमान लग जाता है कि प्राचीन समय में लोग क्या किया करते थे, किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल को काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। मतलब कुछ ऐसे हथियार मिले हैं, कुछ ऐसे औजार मिले हैं जिनका उपयोग करके प्राचीन समय में लोग, आदि मानव हम इनको कह सकते हैं, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, फल फूल काटते थे, हड्डी और मांस काटते थे और साथ ही साथ पेड़ों की छाल भी उतारने का काम करते थे इन्हीं औजारों से। तो वह औजार भी उसी के हिसाब से बना होगा। आज भी हम देखते हैं कि जो है हमारे पास कई ऐसे औजार होते हैं जो अलग अलग कामों में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल चाकू की, तो नॉर्मल चाकू जो है वो किस काम आता है, तो वो काम आता है सब्जियों को काटने के लिए। और अगर हम बात करते हैं कुल्हाड़ी की, तो कुल्हाड़ी काम आती है लकड़ियों को काटने के लिए, बड़े लकड़ियों को काटने के लिए। अगर हम बात करते हैं और किसी चीज की, जैसे फावड़े की, तो उसका काम होता है जमीन को खोदने के लिए। तो अलग अलग हमारे पास औजार है। उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी लोगों के पास कुछ औजार हुआ करते थे जिनका प्रयोग वे फल फूल काटने, हड्डी मांस को काटने और पेड़ों की छाल तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। ओके, ओके। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले की तरह उपयोग किया जाता था। मतलब कि कुछ में क्या किया जाता था कि लकड़ी या हड्डी का मुट्ठा लगा दिया जाता था, हत्था लगा दिया जाता था और उसे भाले के रूप में प्रयोग किया जाता था। भाला कुछ ऐसा औजार होता है जिसे फेंक कर मारा जाता है। ठीक है, बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, तो बाण भी बनते थे जिसको धनुष की सहायता से चलाया जाता था, भाले बनते थे। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीजें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कुछ औजार जो थे उनसे लकड़ियों काटने का भी काम होता था और इनका उपयोग करके क्या किया जाता था, भोजन बनाया जाता था। मतलब लकड़ियों से भोजन बनाया जाता था और साथ ही साथ क्या किया जाता था, जो है झोपड़ी बनाने के भी काम आती थी, रहने के लिए जगह बनाने के लिए भी काम जो है लकड़ियां आती थी। अब यहाँ पर आप कुछ औजारों को देख सकते हैं। ये औजार जो है
ये कुछ इस प्रकार का औजार है जिसको हाथ से पकड़कर, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये हाथ से पकड़कर क्या किया जा रहा है, पेड़ों की जड़ों को खोदा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर इस प्रकार के हम औजार की बात करें तो ये जो औजार है ये खाल उतारने और खाल को सिलने के काम आ रहा है। यहाँ देखिए खाल में यहाँ पे छेद करता हुआ व्यक्ति आपको दिखाई देगा, ये सिलने के काम आ रहा है। तो ऐसे ही कई सारे औजार प्राप्त हुए हैं जिनसे ये पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि इन औजारों का क्या प्रयोग रहा होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि रहने की जगह का निर्धारण कैसे लोग किया करते थे, कैसे लोग डिसाइड करते थे कि हमें इसी जगह पे रहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब ये जो मानचित्र नीचे दिख रहा है वहां पे जितने भी लाल रंग के ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे वहां से आखेटक और खाद्य संग्राहक के जो है रहने के स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग मानचित्र को देख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो मानचित्र देखने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करो कि किसके लिए क्या संकेत दिया गया है। इस हिस्से में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है, हमें पता क्या चलता है कि ट्रायंगल जो है वो पूरा पूरा पाषाणिक स्थल है। पूरा पाषाणिक स्थल का मतलब जो सबसे प्राचीन स्थल है जहां पर लोग केवल पत्थरों का ही औजार किया करते थे, वैसे स्थल है रेड ट्रायंगल से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये रेक्टेंगल से या स्क्वायर से, ब्लू स्क्वायर जो है वो है नवपाषाणिक पूरा स्थल। ये नवपाषाण क्या होता है, पूरा पाषाण क्या है, इतिहास में हम लोग आगे इसको जानेंगे। ठीक है, उसके बाद है महापाषाणिक पूरा स्थल। महापाषाणिक वैसे पूरा स्थल है जहां पे बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, और आरंभिक गांव, शुरू शुरू में जो गांव बने थे उसके लिए डायमंड शेप का यूज किया गया है। और आज के जो नगर है, आज के जो नगर हैं उसके लिए स्टार मार्क का यूज किया जा रहा है। तो ये हमने संकेत समझ लिया, ये हमने यहाँ पर संकेत को देख लिया। और अब संकेत देखने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला अगर आप देखो तो यहाँ पर है भीमबेटका, नर्मदा नदी और उसके आसपास का क्षेत्र भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, जहां पर लोगों के, प्राचीनतम लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका से जो गुफाएं मिली हैं उसमें गुफा में बहुत सारे चित्रकारियां बनी हुई आपको मिलती हैं, जिसके मदद से जो इतिहासकार है वो ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो चित्रकारियां हैं ये प्राचीन लोगों ने बनाई है और प्राचीन समय में लोग इन्हीं नर्मदा नदी के किनारे आसपास के क्षेत्रों में रहा करते थे। ठीक है, तो भीमबेटका सबसे पहला स्थल हमने देखा था, पिछले क्लास में भी हमने देखा था, पिछले चैप्टर में भी इसका जिक्र हुआ था, नर्मदा नदी और उसके आसपास के इलाके के बारे में। तो ये रही भीमबेटका। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हुस्गी। ठीक है, हुस्गी भी क्षेत्र है जो कि कृष्णा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र है। और इधर है कुरनूल गुफाएं। तो यहाँ पर लोग प्राचीन समय में क्या किया करते थे, निवास करते थे। कुरनूल गुफाएं जो है आज के आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती हैं। ठीक है, हुस्की जो है वो कर्नाटक के अंदर है। तो ये चीजें आप देख लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे नवपाषाणिक स्थल। नवपाषाणिक पूरा स्थल बहुत मात्रा में पाए जाएंगे, जैसे यहाँ पर मेहरगढ़ है सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के आसपास। और आपको पता होगा कि मेहरगढ़ से ही लोगों ने सबसे पहले जो है कृषि करना शुरू किया था। यहीं से सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ इस बात को डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कोल्डिहवा, तो कोल्डिहवा जो है ये विंध्य के उत्तर का इलाका है, उत्तर प्रदेश कोल्डिहवा, जहां पर सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पर है एक महागढ़ा, ये भी जो है स्थान है इसी चीज के लिए, कृषि के लिए ही फेमस है। तो महागढ़ा है, ये सब नवपाषाणिक स्थल है जो कृषि के लिए फेमस है। ये अगर बात करें हम चिरांद की, तो चिरांद जो है बिहार के सारण जिला में पड़ता है। बिहार के सारण जिला में पड़ता है, छपरा से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर, सॉरी 20 नहीं पड़ेगा, चिरांद जो है छपरा से लगभग 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो चिरांद जो है ये भी एक पूरा पाषाणिक स्थल है, सॉरी नवपाषाणिक स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, नवपाषाणिक स्थल है। और यहाँ से जो लोग रहते थे, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो हड्डियों का औजार करते थे, क्योंकि इस इलाके में
पत्थरों का अभाव था। इस इलाके में कोई पहाड़ी नहीं है जिससे कि लोग औजार बना सके, पत्थर के औजार बना सके। तो यहाँ पत्थरों के औजार नहीं बल्कि हड्डियों के औजार बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, इसीलिए चिरांद जो है वो फेमस है अपने हड्डियों के औजार की वजह से। बाकी अब जो भी स्थान देखेंगे वो या तो पहाड़ों के किनारे हैं, वहां पे जो पत्थर हैं वो इजिली अवेलेबल हैं, ठीक है, बट चिरांद में ऐसा कुछ नहीं था। अगर बात करें तो यहाँ पर द्वाजली हेडिंग, ये भी क्या है, एक नवपाषाणिक स्थल है। ये भी नवपाषाणिक स्थल है जो कि आपका त्रिपुरा के आसपास का इलाका पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें इधर, तो इधर भी है कुछ हुल्लूर है, ये भी एक स्थान है जो कि नवपाषाणिक पुरा स्थल है। पेयमपल्ली है, दक्षिण भारत में नवपाषाणिक पुरा स्थल के नाम अगर हम लेंगे तो उसमें पेयमपल्ली का नाम जरूर आएगा। ये सब उत्तर भारत के पूरा नवपाषाणिक स्थल है, और ये पेयमपल्ली जो है वो दक्षिण भारत कावेरी नदी के किनारे का स्थान है, ठीक है। तो ये कुछ हमने देख लिए नवपाषाणिक स्थल। अब हम बात करेंगे महापाषाणिक पुरा स्थल। महापाषाणिक उन्हें कहते हैं जहां पर बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था लोगों को दफनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और रह गया, बुर्ज होम। यहाँ से जो है राख के साक्ष्य मिले हैं, गर्ता आवास के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम जो कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से राख के अवशेष मिलते हैं। और गर्त आवास का मतलब होता है जमीन के नीचे घर बनाकर लोग रहा करते थे, तो इसके साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें महापाषाणिक स्थलों की, तो महापाषाणिक स्थल हमें दो मिल रहे हैं, एक ब्रह्मगिरी मिल रहा है और एक मिल रहा है आदि चंदलूर, ठीक है। आदि चंदलूर, आदि चंदलूर, ये जो है महापाषाणिक स्थल है। महापाषाणिक स्थल विशेषकर दक्षिण भारत में ही पाए जाते थे, ठीक है। महापाषाणिक स्थल विशेषकर दक्षिण भारत में पाए थे। आरंभिक नगरों की अगर बात करें, आरंभिक गांव जो शुरू में गांव बसे थे उनकी हम बात करें तो उसमें इनाम गांव मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। इनाम गांव जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको हम लोग देखते हैं इनाम गांव, ठीक है। इसके अलावा और कोई आरंभिक नगर जो है हमें देखने को इधर अभी नहीं मिल रहा है। हालांकि ये नाम कम है, जितनी चीजों की हमें इस पुस्तक में चर्चा करनी है उन्हीं के नाम दिए गए हैं, ठीक है। और अगर बात करें आधुनिक नगर की, तो आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पर मुंबई शहर बसा हुआ है, यहाँ पे कोलकाता बसा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी शहर बसे हुए हैं, जैसे इस जगह पे पटना शहर बसा हुआ है, तो आधुनिक शहर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूरा मैपिंग हमने देख लिया कि मैप में कौन सी जगह कहाँ है। इसको बस एक माइंड मैप रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ भीमबेटका के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, उसे हम लोग देख लेते हैं कि भीमबेटका के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है। भीमबेटका जो कि आज के मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका आज के मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। गुफाएं और कंदराएं का मतलब होता है पहाड़ के बीच में कुछ ऐसी जगहें जहां पर लोग रह सकते हैं, जहां पर बारिश का पानी नहीं पहुंचता है और लोग आसानी से वहां रह सकते हैं। तो कुछ गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। तो लोग जो भी है दिन भर शिकार किया, और दिन भर शिकार करने के बाद क्या करेंगे, वो इन्हीं गुफाओं में जाकर रहेंगे। रहने का कारण क्या था कि यहाँ पर बारिश का पानी नहीं जाएगा और लोग यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। आंधी तूफान या हवाओं से उनको राहत मिलती थी, इसलिए लोग ऐसी गुफाओं और कंदराओं में ज्यादातर रहा करते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो पिछले चैप्टर में जो आप लोगों को नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र खोजने के लिए कहा गया था, वो इसी भीमबेटका की बात की जा रही थी। तो हमें पिछले चैप्टर को भी माइंड में अपने रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। और इसका एक अपवाद कौन सा है? इसका एक अपवाद है चिरांद, क्योंकि वहां पर पत्थरों के औजार नहीं मिले हैं और वहां पे केवल हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कारण क्या है कि वहां पर पत्थर नहीं मिलते थे, और गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण, या फिर कहें कि उत्तर भारत के मैदान में बसे होने के कारण वहां पे पहाड़ों की पहुंच नहीं है, वहां पे पत्थरों की पहुंच नहीं थी। और लोग जो है क्या करते थे, हड्डियों का औजार बनाकर इस्तेमाल किया करते थे। चलिए, तो ये हमने जान लिया। अब एक चित्र पे हम लोग अगर नजर डालें, शैल चित्र उसे कहते हैं जो दीवालों पर, पहाड़ की दीवालों पर बनाए गए हों, उनको हम शैल चित्र के नाम से जानते हैं। शैल चित्रकला, इसमें हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जानवर भाग रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे क्या कर रहा है, पकड़ने की
कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो जानवर है वो आगे आगे भाग रहा है और व्यक्ति उसे क्या कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है। व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे यानी भीमबेटका में, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त किए गए हैं। इन चित्रों को भीमबेटका की गुफाओं में बनाया गया है। आज भी ये चित्र भीमबेटका की गुफाओं में मौजूद हैं। तो इससे अनुमान ये लगाया पुरातत्वविदों ने कि लोग जो है यहाँ पर रहते थे और रहने के साथ साथ वो कुछ कलाकारियां करते थे। और कई इतिहासकार इसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेनिंग देने के लिए होता था। लाइक जब वो शिकार पे जाते थे तो शिकार की पहले योजना बनाते थे कि लोग किस प्रकार से जो है शिकार को करेंगे। तो 4-5 लोगों का या 10 लोगों का 20 लोगों का जो भी ग्रुप है वो लोग बैठकर पहले योजना बनाते थे कि हम लोग जो है जानवर को दौड़ाएंगे और उसके बाद चारों साइड से घेर के उसे पकड़ लिया करेंगे। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हुआ करती थी, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। एग्जैक्ट क्या था, लोगों ने ये अपने मनोरंजन के लिए बनाई थी या फिर कोई ट्रेनिंग पर्पज से बनाई थी, कोई योजना बनाने के लिए बनाई थी, इस बात का सटीक एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। हमें बस इतना पता है कि जो लोग रहा करते थे भीमबेटका नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में, वो भीमबेटका की गुफाओं में रहा करते थे और साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे चित्रों का अलंकरण किया है उस दीवारों पर जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप अगर देखो तो ये है भीमबेटका की गुफाएं। ये कुछ इस प्रकार से पत्थर है और यहीं पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है अंदर की तरफ, इसे हम गुफा का नाम देते हैं। ठीक है, गुफा कहिए या फिर इसे आप कंदरा कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक जगह है और यहाँ पर जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं, इसी गुफाओं के अंदर ऐसी चित्रकारियां हमें देखने को मिलती है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में पुरास्थल के बारे में। पुरास्थल क्या होते हैं, आग की खोज कैसे हुई, और इसी प्रकार से आगे पढ़कर हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में मैंने जो भी चीजें आपको बताई वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। और यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास 6 टू 12th तक की। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।